Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Before starting today's lecture, I want to suggest you to subscribe this channel so that you can get your lectures on daily basis. Physics class second year, chapter number 17 Physics of Solids study कर रहे थे हम. इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हमने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस. आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे. तो आइए चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 सिलेबस में इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है वो एक्सक्लूडेड था. सो हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, व्हाट आर देयर एसआई यूनिट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शियर मोड्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. स्टूडेंट्स, अब ये सारी चीज़ें आपने चैप्टर के अंदर पढ़ी हुई हैं, तो चलें आज इनको हम रिवाइज कर लेते हैं. स्ट्रेस क्या है जी? इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड ऑन द यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस द चेंज इन द डायमेंशंस ऑफ अ सॉलिड. यानी फोर्स पर यूनिट एरिया जो है ये स्ट्रेस होती है. द चेंज में बी लेंथ वाइज और वॉल्यूम वाइज इन अ बॉडी. द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पास्कल. पास्कल जो है ये प्रेशर का यूनिट है और प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही होती है और स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही है. इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रेशर के अंदर बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होती, जबकि स्ट्रेस जो है ये बॉडी को डी शेप या डीफॉर्म करने के लिए ही अप्लाई की जाती है. अब एक और बात, ये सारी बातें आप वैसे तो पढ़ चुके हैं कि ये जो डिफॉर्मेशन है ये लेंथ वाइज भी हो सकती है, वॉल्यूम वाइज भी हो सकती है और शेप वाइज भी हो सकती है. तो ये थी स्ट्रेस. अब स्ट्रेन क्या है? ड्यू टू स्ट्रेस देयर इज़ अ डेफिनेट चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी. द डिग्री ऑफ द चेंज इन शेप इज़ मेजर्ड बाय स्ट्रेन एंड इन case of deformation in one dimension it is defined as fractional change in length since it is the ratio of the lengths. यानी अगर एक बॉडी की लेंथ के अंदर चेंज आया है तो स्ट्रेन क्या होगी? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, यानी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ. इस रेशो को आप बोलेंगे ये स्ट्रेन है, लेंथ वाइज स्ट्रेन है, जिसका नाम भी आपको पता है कि लेंथ वाइज स्ट्रेन को आप टेंसाइल स्ट्रेन बोलते हैं. सो द स्ट्रेन इज़ डायमेंशनलेस. अब ये डायमेंशनलेस क्यों है? क्योंकि ऊपर नीचे बटे के ऊपर नीचे सेम क्वांटिटीज़ हैं, ऊपर भी लेंथ होगी नीचे भी लेंथ होगी. या अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा तो ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम. या अगर शेयर स्ट्रेन होगा तो ऊपर भी शेप की बात हो रही होगी या एंगल की और नीचे भी एंगल की बात हो रही होगी. सो स्ट्रेन इज़ आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी. अच्छा, अब आपने स्ट्रेस स्ट्रेन को इसकी टाइप्स के लिहाज से भी डिस्कस करना है. टेंसाइल स्ट्रेस जो है ये क्या होगा? व्हेन स्ट्रेस चेंजेस द लेंथ ऑफ अ बॉडी इट इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस. इसी के अक्रॉस टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा? इफ़ दिस स्ट्रेन इज़ ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस इट इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन. नेक्स्ट, वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होगी जी? व्हेन स्ट्रेस चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस और कंप्रेशनल स्ट्रेस. अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी? इन केस व्हेन द अप्लाइड स्ट्रेस चेंजेस द वॉल्यूम then the change in volume per unit volume is known as volumetric strain. It is also called compressional strain. अब जो वॉल्यूम से रिलेटेड स्ट्रेस और स्ट्रेन है इनको आप कंप्रेशनल स्ट्रेस या कंप्रेशनल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं. लास्ट है जी shear स्ट्रेस. अब जो shear स्ट्रेस है ये शेप से रिलेटेड है. When stress changes the shape of a body it is called shear stress. And shear strain क्या होगा? When the stress is applied then due to this shear stress the shear strain is produced and is given by gamma. shear strain को आपने gamma से रिप्रेजेंट किया और ये इक्वल होगा डेल्टा ए ओवर ए, यानी चेंज इन शेप ओवर ओरिजिनल शेप, और ये tan थीटा के इक्वल भी हो सकता है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3. डिफाइन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ये भी आप कर चुके हैं. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है क्या है? शो दैट द यूनिट्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस आर दी सेम. ये भी आप कर चुके हैं चैप्टर में. ऑल्सो डिस्कस इट्स 3 काइंड्स. अब ये भी एक किस्म की हमारी रिवीजन ही होगी. आपने सबसे पहले इलास्टिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है. द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल प्रोवाइडेड दैट द फोर्स इज नॉट टू ग्रेट. दिस इज़ कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी
स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो है। सो मैथमेटिकली भी इसको आप लिख सकते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। Since strain is the dimensionless quantity, so the units of modulus of elasticity as same as that of stress, that is Newton per meter square और Pascal। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो यूनिट्स हैं उनको अगर आप देखें तो ये वही होंगे जो स्ट्रेस के यूनिट्स होंगे, क्योंकि स्ट्रेन के इटसेल्फ को यूनिट्स नहीं है। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस के सेम यूनिट्स हैं, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। अब इलास्टिक कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट की कितनी टाइप्स हैं या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की कितनी टाइप हैं? 3 टाइप्स हैं। एक है यंग्स मॉडुलस, द रेशो ऑफ द टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेन, यानी जब स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों लेंथ वाइज होंगे तो उस वक्त जो है टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की जो रेशो होगी वो कहलाएगी यंग्स मॉडुलस। और इसका फार्मूला होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, ऊपर स्ट्रेस, नीचे स्ट्रेन, डेल्टा एल ओवर एल। जब स्ट्रेस या स्ट्रेन जो हैं ये वॉल्यूमेट्रिक होंगे यानी कंप्रेशनल होंगे, तब आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कहना है बल्क मॉडुलस। और इसका फार्मूला जो है आप इस तरह लिखेंगे, के इज़ इक्वल टू ऊपर फोर्स ओवर एरिया ही आएगा और नीचे क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। नेक्स्ट है जी शेयर मॉडुलस। जब स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों रिलेटेड होंगे शेप से, यानी शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन की जो रेशो होगी वो कहलाएगी शेयर मॉडुलस। और ये इक्वल होगा जी, मैथमेटिकली शेयर मॉडुलस को आप लिखेंगे कैपिटल जी, दैट इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर tan थीटा। यहाँ इन्होंने शेयर स्ट्रेन को tan थीटा से ही रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो गया आपके तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। Draw a stress strain curve for a ductile material and then define the terms elastic limit, yield point and ultimate tensile stress। आपने एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करनी है एक डक्टाइल मटेरियल के लिए और उसके डिफरेंट पोर्शंस को डिफाइन करना है। इससे रिलेटेड टॉपिक भी आप चैप्टर में कर चुके हैं, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ के नाम से। So answer is the curve drawn between stress and strain for a ductile material is shown below। x एक्सिस पे स्ट्रेन को लिया, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया गया है। y एक्सिस पे स्ट्रेस को लिया, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया गया है और स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ आया है। अब इस ग्राफ के डिफरेंट पार्ट्स को आपने डिफाइन करना है। 3 पार्ट्स को उन्होंने कहा है जी आपने डिफाइन करना है। पहला जो है वो है इलास्टिक लिमिट। इट इज़ डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन एंड्योर विदाउट एनी परमानेंट चेंज इन शेप और डायमेंशंस। इट इज़ डिनोटेड बाय ए ई। ये वाला जो पार्ट है ये इलास्टिक लिमिट है इस डक्टाइल मटेरियल की। इस इलास्टिक लिमिट के अंदर आपने बॉडी के ऊपर जो भी स्ट्रेस अप्लाई डक्टाइल मटेरियल के ऊपर आपने जो भी स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेस स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे और बॉडी के अंदर कोई भी परमानेंट चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। दैट मीन्स कि जैसे ही आप स्ट्रेस हटाएंगे बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है यील्ड पॉइंट। द पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बियॉन्ड विच if stress is further increased, then permanent deformation takes place in the given specimen. This is called yield point. It is represented by the point B known as yield point in the curve. अब ये जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है ये यील्ड पॉइंट है। इससे अगर आगे इस पॉइंट से आगे अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू करें तो बॉडी के अंदर प्लास्टिसिटी यानी परमानेंट चेंज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। इससे पीछे पीछे अगर आप बॉडी के अंदर बॉडी या स्पेसिमन के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें तो परमानेंटली चेंज नहीं होगी। तो ये है इसका यील्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 3 है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड। It is regarded as the normal strength of the material when the point C corresponding to ultimate tensile stress is crossed. The material breaks at point D. It is then called fracture stress. अच्छा, ये जो पॉइंट है ये है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इस पॉइंट से जब आगे आपने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया तो मटेरियल ब्रेक हो जाएगा।
यानी ये ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर इलास्टिसिटी जो है स्पेसिमेन की वो कायम रहती है, यानी कोई परमानेंट चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। ये वो पोर्शन है जहाँ इलास्टिसिटी तो नहीं होगी लेकिन फिर भी कोई परमानेंट चेंज प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इससे आगे अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये वो पॉइंट है जो मैक्सिमम स्ट्रेस कोई भी मटेरियल बेयर कर सकता है। इससे आगे अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो जो स्पेसिमन है वो ब्रेक हो जाएगा। दैट इज़ वाई इस पॉइंट डी को आप बोलते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेस। ये था क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आए। व्हाट इज़ मेंट बाय स्ट्रेन एनर्जी? हाउ कैन इट बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ? सबसे पहले आपने स्ट्रेन एनर्जी को डिफाइन करना है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू स्ट्रेचिंग। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जाउल्स। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या किसी स्पेसिमेन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसकी शेप के अंदर चेंज आ रहा है या उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, तो उस वो जो आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और उसके लेंथ में चेंज आ रहा है, ये उसके अंदर ये आपने उसके ऊपर वर्क किया और ये वर्क उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो इस टाइम में हम उसको बोलेंगे स्ट्रेन एनर्जी, क्योंकि बॉडी में डिफॉर्मेशन भी हो रही है। So this type of work done is stored as the potential energy of the molecules due to stretching. So हम इसको बोलेंगे strain energy. The SI unit of energy is joules. अच्छा, अब आप वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? by using force extension graph. The work done by the force F1 during the extension L1 can be calculated by simply dividing the total extension into large number of small extensions. स्टूडेंट्स, ये सारा जो है टॉपिक के अंदर आप पढ़ चुके हैं। एक्स एक्सिस पे आपने एक्सटेंशन को प्लॉट किया हुआ है, वाई एक्सिस पे आपने फोर्स को प्लॉट किया हुआ है। ये वो फोर्स है जिसकी वजह से ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है। F1 की वजह से एक्सटेंशन L1 प्रोड्यूस हुई, F2 की वजह से एक्सटेंशन L2 प्रोड्यूस हुई। ये सारी कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स जो हैं फोर्स के क्रॉस प्लॉट की गई हैं। अब ये जो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है, इसकी मदद से आप वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आपने क्या किया है, चूँकि फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रही, वेरिएबल है, और वेरिएबल फोर्स के केस में आप क्या करते हैं, पाथ को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करके हर इंटरवल के अक्रॉस आप वर्क कैलकुलेट करते हैं और एंड पे टोटल वर्क निकाल लेते हैं। सो आपने क्या किया, इसको इंटरवल्स में डिवाइड किया और यहाँ आप देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल बन रही है जिसका नाम है OAB। इस ट्रायंगल में आपने वर्क कैलकुलेट करना है। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है जी ट्रायंगल की, OA यानी डेल्टा L1 के इक्वल है, और हाइट क्या है AB जो कि इक्वल है F1 के। तो 1/2 L1 क्रॉस F1, ये इस ट्रायंगल में आपने वर्क कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह अगर आपको पूरे ग्राफ का वर्क चाहिए तो आप सारे इंटरवल्स का वर्क कैलकुलेट करके तो ऐड करके इसका वर्क टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की मदद से आप इसको इंटरवल्स में डिवाइड करके आपने वर्क निकाल लिया है। तो ये सिग्निफिकेंस है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की कि इसके थ्रू आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में एनर्जी बैंड्स किस तरह से बनते हैं? एक्सप्लेन द डिफरेंस अमंगेस्ट इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। अब आपने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का डिफरेंस जो है एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस पे बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एनर्जी बैंड्स किस तरह बनते हैं सॉलिड्स में ये एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल आइसोलेटेड एटम हैव डिस्क्रीट एनर्जीज एंड आर बाउंड टू देयर न्यूक्लियाई। In solids, when large number of atoms, say n, comes close enough to each other to form a solid, each energy level of an atom splits up into n sublevels called states. This action is due to the action of the forces exerted due to other atoms in the solid. These energy states are discrete but so close to each other that they look like continuous energy band.
ये सारा आपको मैंने चैप्टर के अंदर स्टडी करवाया हुआ है। आपका जो लेक्चर था एनर्जी बैंड्स के ऊपर, उसमें हमने देखा किस तरह से अगर तो आपके पास कोई एक आइसोलेटेड एटम है तो उसके डिफरेंट स्टेट्स होंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। अब चूँकि किसी भी मटेरियल के अंदर बहुत सारे बहुत सारे एटम्स जो हैं वो मिलकर रह रहे होते हैं, तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होगा एक एटम के न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होगा दूसरे एटम के न्यूक्लियस पे। तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही होंगी। तो एक जैसी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बैंड में आ जाएंगे। एक जैसी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स जब एक बैंड में आ गए तो इसका मतलब है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आपस में मैच करती होगी, इस तरह बहुत सारी स्टेट्स बन जाएंगी। तो इस तरह से जो है एनर्जी के बैंड्स बन जाते हैं। तो बैंड्स की बेस पे हमने देखा था 3 टाइप्स के बैंड्स थे, एक वैलेंस बैंड था, एक कंडक्शन बैंड था और एक फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड था। तो वो सारे बैंड भी हमने चैप्टर में स्टडी किए। अब उनकी बेसिस पे आपने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफाइन करना है। तो इंसुलेटर में बैंड्स किस तरह से होते हैं वो देखते हैं हम। इन इंसुलेटर्स द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड इन देयर वैलेंस शेल्स एंड दे आर नॉट फ्री टू मूव। In these materials, the valence band is completely filled and the conduction band is empty. There is a large energy gap between the conduction band and the valence band, and due to this difference, they cannot move from the valence to the conduction band. यानी कि इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, वो टाइटली बाउंड होते हैं अपने न्यूक्लियस के साथ। इंसुलेटर्स में कंडक्शन और वैलेंस बैंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, दे आर इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स के केस में क्या होगा? कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड the valence and the conduction bands are overlapped, that is there is no distinction between these two bands. अब कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप किए होते हैं, इस तरह के इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और फ्री हो जाते हैं, एंड दैट्स वाई दे पार्टिसिपेट इन कंडक्शन। इनका वैलेंस और कंडक्शन बैंड ओवरलैप किए होते हैं, इनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा? दीज आर दोज मटेरियल्स विच हैव पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड एंड पार्शली फिल्ड conduction band. A very narrow energy gap between the two bands exists and normally of the order of 1 electron volt. अब सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में डिफरेंस तो होता है एनर्जी का, लेकिन बहुत कम डिफरेंस होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यानी जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कंडक्टर बन जाएंगे, अगर इनका टेम्परेचर 0 केल्विन पे ले जाएं तो ये एज एन इंसुलेटर बिहेव करेंगे। तो ये था कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये आपके क्वेश्चन 6 से रिलेटेड उन्होंने पिक्चर्स भी बना के दिखाई हैं। आपने भी इसी तरह जब डिफाइन करना है तो साथ आपने इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी करनी है, यानी कि ये इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम है, ये कंडक्टर की एनर्जी बैंड डायग्राम है और ये सेमीकंडक्टर की एनर्जी बैंड डायग्राम है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चैप्टर में से ही उठा के इन्होंने दिया हुआ है, बिल्कुल ये चीज़ें आप सारी कर चुके हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। अब आपने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है, इसको वंस अगेन पढ़ लेते हैं। सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। The electrical behavior of the semiconductor purely depends upon the purity of the semiconductor. एग्जाम्पल है जी सिलिकॉन, जर्मेनियम आर दी प्योर सेमीकंडक्टर्स। यानी कोई भी सेमीकंडक्टर अपनी प्योर फॉर्म में क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब नेक्स्ट है आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा, जिसके अंदर आपने डोपिंग की होगी। सो द इम्प्योर सेमीकंडक्टर इन विच एन इम्प्योरिटी इज एडेड इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक की डेफिनेशन भी हो गई। सिंस द सेमीकंडक्टर्स बीइंग belong to the fourth group of the periodic table, therefore they have 4 electrons in their valence shell. Each atom in the semiconductor material is regularly arranged and forms 4 covalent bonds with the neighbors. This effectively allocates 8 electrons to the outermost orbit of each atom, which is a stable state. Due to these covalent bonds, the electrons are bound in their respective shells.
अब हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस पे भी एक्सप्लेन कर दिया कि जो सेमीकंडक्टर हैं ये ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं। दैट मीन्स कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो 4 नेबर के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब जब सब कोवलेंट बॉन्डिंग बना के रहेंगे तो दैट मीन्स के ये अपने रिस्पेक्टिव शेल्स में बाउंड होंगे और इनका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर इंसुलेटर की तरह का ही होगा, 0 केल्विन पे या इंट्रिंसिक फॉर्म में। जब आप इनको डोपिंग करेंगे तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेंगे और इनकी कुछ कंडक्शन स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन अ प्योर सेमीकंडक्टर एलिमेंट। In pure semiconductors, there are two kinds of charges, a free electron and a hole. Electrons and holes in semiconductors are equal in number and they are moving at random. When a certain amount of voltage is applied to the semiconductor, an electric field is produced inside it, and thus an electric force acts upon free electrons and holes. Due to this electrical force, a directed flow of electrons and holes takes place. The electrons get drift velocity on one side, whereas the holes have their drift velocity in the opposite direction. This is how This is how the current flowing through the semiconductor is carried by both electrons and holes. The total current flowing through the semiconductor is equal to the sum of current due to motion of free electrons and the current due to motion of holes. अब यहाँ पे जो सारी स्टोरी आपको बताई हुई है, किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक होल होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जब आपने किसी भी सेमीकंडक्टर को उठा के एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड करना है तो इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे और होल्स जो हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उस तरफ को मूव कर जाएंगे। तो ऑन दी होल किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो सम होता है करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू होल्स। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ नोट ऑन सुपर कंडक्टर्स सुपर कंडक्टिविटी। अच्छा, सुपर कंडक्टर्स पे आपने एक छोटा सा नोट अगर लिखना हो तो आप किस तरह लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द लो टेम्परेचर टू इमेजरेबल लो वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड दी सुपर कंडक्टिविटी। यानी कि अगर आपने किसी मटेरियल की उसका सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर लेना है तो आपको उसकी रेजिस्टेंस को बहुत कम करना पड़ेगा और रेजिस्टेंस कम होती है टेम्परेचर कम करने से। So the process of reducing the resistance for material with low temperature to immeasurable low values is called the superconductivity. There are certain materials whose resistivity becomes zero below a certain temperature. This temperature is called the critical temperature. यानी ऐसा टेम्परेचर जिससे नीचे जाके मटेरियल की रेजिस्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उस मटेरियल को उस टेम्परेचर को आप बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड बिलो दिस टेम्परेचर दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। अब ये आपने ग्राफ बना के शो करना है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है और वाई एक्सिस पे कंडक्टिविटी को प्लॉट किया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ इसका यूँ प्रोपोर्शनल बिहेवियर है कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का, और यहाँ टेम्परेचर की कोई एक ऐसी वैल्यू आई है जहाँ से नीचे फॉल होते 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 टेम्परेचर मटेरियल की जो है कंडक्टिविटी बिल्कुल क्या हो गई है, सॉरी ये रेजिस्टिविटी है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी बिल्कुल हो गई है ज़ीरो। यानी इस ग्राफ में आपने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और एक सर्टन टेम्परेचर ये आया यानी क्रिटिकल टेम्परेचर जिस पे जाके टेम्परेचर की तो वैल्यू कुछ है लेकिन रेजिस्टिविटी यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो दैट मीन्स ये वो वैल्यू है जहाँ पे मटेरियल की रेजिस्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। सो इस टेम्परेचर पर जाके मटेरियल सुपर कंडक्टर बन गया है। अच्छा जी, अब इसके यूजेस क्या है? दे आर यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल दे आर यूज्ड इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स, फास्टर कंप्यूटर चिप्स। ये सारा आपने चैप्टर में ही स्टडी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ मेंट बाय पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, गिव एग्जांपल्स फॉर ईच।
अब स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी स्पिन मोशन, जिनके एटम्स की या इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन इस तरह से एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं कि इनका एक वीक सा मैग्नेटिक इफेक्ट बन जाता है। दे बिहेव लाइक टाइनी मैग्नेट्स। तो ऐसे मटेरियल्स को आप बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैग्नीशियम हो गया, मोल्बिडिनियम हो गया, लिथियम हो गया और टेंटेलम हो गया। ये 4 एग्जांपल्स हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। नेक्स्ट है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऐसे अरेंज होती है कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और ये बिल्कुल भी इनका कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता। इनका मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है। इनके एग्जांपल्स में है वाटर, कॉपर, बिस्मथ, एंटीमनी एट्सेट्रा डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो वाटर, कॉपर, बिस्मथ और एंटीमनी जो है ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं, there are certain solids in which the atoms cooperate in such a way that their individual magnetic fields are added to exhibit a strong magnetic effect। यानी ऐसे मटेरियल जिनका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट तो होता है, वो इट सेल्फ मैग्नेट नहीं होता है लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। जैसे ही उनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ये मैग्नेट बन जाएंगे। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में है जी आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम वगैरह। और क्रोमियम डाइऑक्साइड के साथ अल्निको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी बन चुका है जो कि फेरोमैग्नेटिक है, अल्निको। तो तीनों तरह के मटेरियल्स आपने देख लिए, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, और इनकी एग्जांपल्स भी आपने देख ली। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय हिस्टेरेसिस लॉस, हाउ इज़ इट यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ होता है। तो हिस्टेरेसिस लॉस को पहले आपने डिफ़ाइन करना है और किस तरह आप हिस्टेरेसिस लॉस को ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। आंसर है द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज़ द मेजर ऑफ द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज एंड देन टू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल। यानी वो एनर्जी जो मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में यूज़ होगी वो क्या कहलाती है, हिस्टेरेसिस लॉस। या हम कह सकते हैं जो एनर्जी वेस्ट होती है मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में वो होगी हिस्टेरेसिस लॉस। दस वर्क इज़ टू बी डन अगेंस्ट the internal friction of the domains. During this process energy is dissipated in the form of heat and is called the hysteresis loss। अब मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के दौरान एनर्जी क्यों लॉस होती है, क्योंकि डोमेन्स की फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है फील्ड को, जो फील्ड आपने अप्लाई की। तो उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में जो एनर्जी लॉस हुई उसको आप बोलेंगे हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस किसी भी हिस्टेरेसिस लूप के एरिया से पता चलता है। अगर एरिया ज़्यादा हो तो लॉस ज़्यादा होगा, एरिया कम हो तो लॉस कम होगा। और ये होता क्यों है, मटेरियल की डोमेन्स की फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने के लिए जो एनर्जी लॉस होती है वो होगी हिस्टेरेसिस लॉस। अब ये ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में किस तरह यूज़फुल हो सकता है। द मैग्नेटिक मटेरियल्स विच हैव स्मॉल, यहाँ से मैं लाइन पढ़ रही हूँ, ये नीचे वाली जो है इससे आगे ये जो लेज़र है मूव नहीं कर रहा, सो आप लाइंस पे नज़र रखें। द मैग्नेटिक मटेरियल्स विच हैव स्मॉल एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप will dissipate less energy because the area enclosed by the hysteresis loop represents energy per unit volume of the material। हाँ जी, तो आप ऐसी मटेरियल यूज़ करेंगे जिसका हिस्टेरेसिस लूप जो है स्मॉल एरिया वाला हो ताकि एनर्जी कम वेस्ट हो सके। So hence in order to reduce the core losses in a transformer we should use the material for the core with a narrow hysteresis loop। तो hysteresis loop की मदद से आप क्या देखेंगे कि आपने वो वाली लूप चूज़ करनी है या वो मटेरियल चूज़ करना है आपने जिसकी hysteresis लूप स्मॉलर एरिया वाली होगी ताकि कोर के अक्रॉस जो है लॉसेस कम हो सके। तो इस तरह आप हिस्टेरेसिस लूप को देख के
उसके एरिया को देख के आप मटेरियल डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन सा मटेरियल जो है ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना है। आपने ऐसा मटेरियल यूज़ करना होता है जिसकी लूप का एरिया कम हो ताकि लॉसेस कम हो सके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ तक हमारे चैप्टर नंबर 17 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं।